Assalamu alaikum everyone. Let's discuss this time May-June 2018 variance 12. Which feature is present in both ethene and polyethene? तो आप जानते हैं ethene में डबल बॉन्ड होता है, ये फीचर होगा ethene का, सही। और पॉलीइथीन में सिंगल बॉन्ड होता है। होल्ड ऑन अ सेकेंड। इथीन में डबल बॉन्ड होता है बिटवीन कार्बन एटम और सिंगल बॉन्ड होता है बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन। पॉलीइथीन में सिंगल बॉन्ड होता है बेटा बिटवीन कार्बन एटम। तो इसका मतलब जो कॉमन फीचर है इन दोनों में तो सिंगल बॉन्ड की अवेलेबिलिटी का है, एंड सिंगल बॉन्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय सिग्मा, तो सी वुड बी द राइट आंसर। The electronic configuration of an atom of sulfur is 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4. How many valence shell and unpaired electrons are present in one sulfur atom? तो भाई वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? तो वैलेंस शेल तो बेटा ये है आपका, इट हैज 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो या तो आंसर सी होगा या फिर आंसर डी होगा। उसमें से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? तो 3s में 2 कर लीजिए और 3p में 4 कर लीजिए। जब आप 3p में 4 करेंगे तो उसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स यहाँ हैं, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स यहाँ हैं, व्हिच मींस डी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। In which pair does the second substance have a lower boiling point than the first substance? Lower boiling point than the first substance। और second substance को देखना है हमने। तो आप जानते हैं इसमें permanent dipole forces हैं, इस पे वैन डर वाल्स फोर्सेस हैं, तो जाहिर सी बात है इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। वो कह रहा है लोअर बॉइलिंग पॉइंट होना चाहिए सेकंड का, तो इसका मतलब ये ऑप्शन गलत हो गया। इसमें परमानेंट डायपोल फोर्सेस है बेटा, और इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज स्ट्रॉन्गर, तो इसका मतलब ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि सेकंड का बॉइलिंग पॉइंट लोअर होना चाहिए। इन दोनों में वैन डर वाल्स फोर्सेस हैं, और आप जानते हैं आर्गन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ज्यादा होते हैं, तो स्ट्रेंथ ऑफ वैन डर वाल्स फोर्सेस इसमें ज्यादा होगी, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो बेटा ये भी गलत हो गया। राइट आंसर इज डी, बिकॉज इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, और इसमें वैन डर वाल्स फोर्सेस हैं, इसका बॉइलिंग पॉइंट लोअर होगा। ठीक है, तो सेकंड कंपाउंड सब्सटेंस का बॉइलिंग पॉइंट लोअर है देन द फर्स्ट वन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज compound J burns in excess oxygen to give carbon dioxide in water only. When 3-gram sample of compound J is burned in excess oxygen, 4.40 gram of carbon dioxide and 1.80 gram of water are formed. What is the empirical formula of J? Okay. So we need to find out the moles of carbon dioxide. तो 4.40 को मैं डिवाइड कर देता हूँ बेटा 44 से, तो मेरे पास 0.1 मोल आ जाएंगे। मैं मोल्स ऑफ वाटर निकाल लेता हूँ। 1.80 को बेटा डिवाइड कर दो 18 से, तो इसकी भी 0.1 मोल आ जाएंगे। ठीक है, ये जो आपके पास कंपाउंड जे है, इस कंपाउंड जे के अंदर 3 एलिमेंट्स हैं, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, राइट। बिकॉज जो एम्पेरिकल फॉर्मूला है उसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तीनों आ रहे हैं। व्हाट वी कैन डू इज कि हम इससे रिलेटेड भी बेटा ये जो हमारे पास एम्पेरिकल फॉर्मूलाज हैं हम इनके भी वो निकाल लेते हैं। मोल्स निकाल लेते हैं। हमें मास 3 दिया हुआ है, उसको 13 से डिवाइड करोगे तो इसके मोल्स बनेंगे 0.23। अगर मैं इसको 3 से डिवाइड करूंगा 29 से,
ये बनेगा 0.103। अगर मैं 3 को डिवाइड करूंगा 14 से तो इसके मोल्स बनेंगे बेटा 0.214। अगर मैं इसको 3 से डिवाइड करूंगा 30 से तो 0.1 मोल बनेंगे। तो अब नोट करें, compound J is reacting with oxygen converting into carbon dioxide and water। ठीक है, ये भी 0.1 मोल आपने निकाला है, ये भी 0.1 मोल आपने निकाला है, ये भी 0.1 मोल आपने निकाला है। सही है, तो 1:1 का रेशो है, यानी जितने कार्बन डाइऑक्साइड के मोल्स होंगे उतने J के मोल्स होंगे, और ये बात इससे भी प्रूफ हो रही है। फ्रॉम दिस इंफॉर्मेशन वी कंक्लूड कि हमारे पास मोल्स ऑफ J कितने आ गए बेटा 0.1। हमारे पास मास ऑफ J कितना है बेटा 3.0 ग्राम। तो मैं यहां से MR ऑफ J कैलकुलेट कर सकता हूं। तो MR ऑफ J कितना हो जाएगा बेटा आपके पास 3 डिवाइडेड बाय 0.1, तो J हो जाएगा बेटा 30, और ये J इसके एम्पेरिकल फॉर्मूला से टैली हो रहा है, ये J इसके एम्पेरिकल फॉर्मूला से टैली हो रहा है, D के एम्पेरिकल फॉर्मूला से टैली हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि D इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, वो कह रहे हैं आपसे द गैसेस X एंड Y रिएक्ट टू फॉर्म Z। फिर वो आपसे कह रहे हैं इक्विलिब्रियम मिक्सचर ऑफ दीज 3 गैसेस इज कंप्रेस्ड एट कांस्टेंट टेंपरेचर। तो कांस्टेंट टेंपरेचर पे आपने कंप्रेस किया है, तो जब कंप्रेस करते हैं तो इसका मतलब आप प्रेशर इंक्रीज कर रहे होते हैं। तो मेरी अंडरस्टैंडिंग ये कि जब आप प्रेशर इंक्रीज करेंगे सो इक्विलिब्रियम favors toward right hand side because of less number of moles। सही है। एज अ रिजल्ट आगे पढ़ते हैं, रिजल्ट को कंक्लूड करूंगा मैं लेकिन आगे पढ़ लूं। What will be the changes in the mole fraction of Z, N and Kp? Guys, mole fraction of Z, N and Kp, तो as a result mole fraction increases। जाहिर सी बात है Z बढ़ेगा तो उसका मोल फ्रैक्शन भी बढ़ेगा। दूसरी बात, Kp is only temperature constant, so if temperature is constant Kc is also constant। तो हम यहाँ लिखेंगे as temperature is constant Kp is also constant। इसका मतलब ये हुआ कि Kp पे कोई चेंज नहीं होगा और मोल फ्रैक्शन इंक्रीज होगा, तो B is the right answer। Which gas is likely to deviate most from ideal gas behavior? Most deviation उस गैस की होती है जिस गैस में attractive forces stronger होंगी। Gases with stronger intermolecular forces will deviate most। तो strongest forces किसमें A में है, तो A is the right answer। क्योंकि इन तीनों में तो बेटा वैन डर वाल्स फोर्सेस होंगी। ठीक है, इन तीनों में वैन डर वाल्स फोर्सेस होंगी, लेकिन इसमें परमानेंट डायपोल फोर्स होगी। सही है। द एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन इज -144। ठीक है,
आप नोट करें, एल्कली और एसिड आपस में रिएक्शन कर रहे हैं तो 2 मोल ऑफ वाटर बन रहा है, 2 मोल ऑफ वाटर बन रहा है, तो आपके पास एंथैल्पी चेंज ऑफ न्यूट्रलाइजेशन आ रही है -114 किलो जूल्स पर मोल। वो कह रहे हैं बाय यूजिंग दिस इंफॉर्मेशन व्हाट इज द मोस्ट लाइकली वैल्यू फॉर द एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन 2। तो रिएक्शन 2 में क्या हो रहा है, एल्कली और एसिड आपस में रिएक्शन कर रहे हैं, एंड अगेन आपको 2 मोल्स ऑफ वाटर बन रहा है। तो जब सेम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर फॉर्म हो रहे हैं तो एंथैल्पी चेंज वुड आल्सो बी सेम, एंड देयरफॉर सी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। फिर वो कह रहे हैं सल्फर रिएक्ट्स विद concentrated नाइट्रिक एसिड इन अ redox reaction. What are the changes in the oxidation number of sulfur and nitrogen in this reaction? बेटा सल्फर 0 है यहाँ, और यहाँ पर सल्फर जो है वो +4 है, तो इसका मतलब चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट +4 हो गया आपके पास। सल्फर के लिए +4 है, तो या तो आंसर सी होगा या आंसर डी होगा। नाइट्रोजन देखते हैं, यहाँ पर नाइट्रोजन +5 है और यहाँ पर नाइट्रोजन +4 है, तो चेंज बेसिकली कितने का है, -3 का है। तो -3 का चेंज यहाँ पर है, विच इज वाई सी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। ओ नो, +5 से +4 हुआ तो इसका मतलब -1 का चेंज है, तो -1 का चेंज है, तो इसका मतलब B is going to be the right answer. Okay, sorry for that. Now the next is materials can be classified by their chemical structures. 4 common type of structures are metallic, ionic, simple molecular, giant molecular. Some physical properties of 4 substances are shown in the table. Which substance has a simple molecular structure? Simple molecular structure के लिए सबसे खास बात इसका लो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होगा, सही बेटा। लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट के बाद इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी पुअर होगी, और आप जानते हैं मोस्टली जो सिंपल कोवलेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इनसॉल्युबल इन वाटर होते हैं। सो इनसॉल्युबल इन वाटर है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी पुअर है, मेल्टिंग पॉइंट कम है, विच मींस बी इज द राइट आंसर। In a particular reversible reaction, the yield of product is increased if temperature is increased. That's a classy statement. Yield of product is increased if temperature is increased, meaning forward reaction is endothermic. ठीक है, मीनिंग फॉरवर्ड रिएक्शन इज एंडोथर्मिक, और जब रिएक्शन एंडोथर्मिक होता है डेल्टा एच की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव। फिर वो कह रहे हैं इफ प्रेशर इज डिक्रीज, तो जाहिर सी बात है अगर प्रेशर डिक्रीज करेंगे तो इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में जाएगा जहां नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे। रिएक्शन फेवर्स towards that side where we have more number of moles, where we have more number of moles, because we are decreasing the pressure. वो कह रहे हैं which equation could be describe this reversible reaction, क्योंकि एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो इसका मतलब डेल्टा एच पॉजिटिव होगी, डेल्टा एच ये भी पॉजिटिव है, डेल्टा एच ये भी पॉजिटिव है, राइट। अब आप जानते हैं यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 8, और आप जानते हैं यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 9, सॉरी 7, सही है। तो जब तुम प्रेशर इंक्रीज करोगे तो इक्विलिब्रियम किस डायरेक्शन में जाएगा, इस केस में बैकवर्ड चला जाएगा, तो राइट आंसर इज बी।
equilibrium flows toward fracture where we have less number. My goodness, what I'm doing. यहाँ देखिए यहाँ कितने मोल्स हैं 4 और यहाँ देखिए कितने मोल्स हैं 2. इक्विलिब्रियम किस डायरेक्शन में जाएगा बैकवर्ड तो A is going to be the right answer. A chemical company used a catalyst in a chemical process. The company has now decided not to use the catalyst but to increase the temperature. Okay, not to use the catalyst but to increase the temperature so that the rate of reaction is the same as it was when the catalyst was used. Which statement about the new conditions compared to the original conditions is correct? तो आपसे कह रहे हैं कि the activation energy has been decreased. नहीं जी, catalyst तो उससे यूज नहीं किया तो activation energy तो decrease नहीं होगी और temperature को increase या decrease करने से activation energy पे कोई फर्क नहीं पड़ता. तो option A is wrong. The activation energy have been increased. This might be the right answer. Let's check another options. There are fewer successful collisions per unit time. गलत. जब temperature increase होता है तो more molecules have energy greater than activation energy. There are more successful collisions per unit time. बिल्कुल सही बात है. लेकिन जाहिर सी बात है rate of reaction successful collision इसलिए होते हैं क्योंकि kinetic energy होती है. तो ये statement complete नहीं है. B is going to be the right answer. Which oxide does not react with cold dilute sodium hydroxide to produce a salt? Does not react with cold dilute NaOH. आप जानते हैं ये एम्फोटेरिक है, ये रिएक्शन कर लेगा. वो कह रहा है does not. आप जानते हैं ये तीनों के तीनों ये रिएक्शन कर लेगा क्योंकि एसिडिक ऑक्साइड है. आप जानते हैं ये भी एसिडिक ऑक्साइड है, ये रिएक्शन कर लेगा. ये रिएक्शन नहीं करेगा इसलिए क्योंकि ये कोल्ड कंडीशन में रिएक्शन नहीं करता. मैंने आपको लिखवाया हॉट कॉन्सेंट्रेटेड NaOH और मैंने पढ़ाते हुए कहा था कि आप कोल्ड आए तो उससे मतलब वो रिएक्शन होगा नहीं. कैन नॉट रिएक्ट विथ कोल्ड NaOH. तो राइट आंसर इज D. फिर आपके पास है क्वेश्चन नंबर 13. The graph shows trends into the 4 physical properties of period 3 excluding argon. Which graph has electron negativity on the y-axis? Guys, ये जो shape है ना आपके पास, ये melting point की shape है. If you remember the graph, this is your melting point. ठीक है. अगर आपको ये shape याद है, ये डेविएशन भी आती है और ये डेविएशन भी आती है तो इसका मतलब ये आयनाइजेशन एनर्जी आपके पास. इनफैक्ट फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी के ग्राफ सही है. आप जानते हैं अक्रॉस द पीरियड एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होता है तो ये एटॉमिक रेडियस का स्केच है आपके पास. तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है. तो राइट आंसर क्या होगा? डी. बिकॉज अक्रॉस द पीरियड इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑलवेज इंक्रीजेस. सही है. तो हम यहाँ कह देते हैं कि अक्रॉस द पीरियड इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी वैल्यू इंक्रीजेस. अगर इस स्टेटमेंट को ध्यान में रखोगे तो आप डी डायरेक्टली आंसर दे दोगे एग्जामिनर को. In this question, X represents atom of chlorine, bromine, or iodine. ठीक है. Which explanation for the variation in volatility down group 17 is correct? यार variation in volatility down group 17 is correct कह रहा है. अभी मैंने बताया था कि volatility down the group decrease होती है because van der Waals forces increase हो जाती है. सही है. तो instantaneous dipole induced dipole forces between molecules becomes stronger. That's absolutely right. और यही आपका आंसर है. ठीक है.
परमानेंट डायपोल डायपोल फोर्सेस एग्जिस्ट ही नहीं करती हैलोजेंस के अंदर, क्योंकि सारे के सारे हैलोजेंस नॉन पोलर होते हैं। बॉन्ड एनर्जी हैज नथिंग टू डू विद द वोलेटिलिटी, ये भी गलत, ये भी गलत। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी हैज नथिंग टू डू विद द वोलेटिलिटी, ये भी गलत। तो बेटा मैंने पहले भी बताया, 3-4 टाइम्स बता चुका हूँ, फिर बता देता हूँ कि वोलेटिलिटी डिपेंड्स ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ वैन डर वाल्स फोर्सेस या इंटरमोलेकुलर फोर्सेस। Next, to manufacture cement, 1,000 million tons of limestone are decomposed each year. To manufacture lime for agriculture, 200 million tons of limestone are decomposed each year. बेटा आपके पास 1,000 million tons of limestone है, तो 200 million tons limestone और भी है। What is the total mass of carbon dioxide in million tons produced from these two processes in a year? तो भाई आपके पास limestone है, तो limestone is basically calcium carbonate, और अगर आप इसको डिकम्पोज करें तो इट विल टर्न टू कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। आपके पास टोटल मिलियन टन्स कितने हो गए दोनों प्रोसेस को मिलाकर? 1200 मिलियन टन्स हो गए, सही। तो बेसिकली मैं क्या करता हूं, मैं कहता हूं इसका MRA 100 और इसका MRA 40, कुछ कार्बन डाइऑक्साइड का मास पूछा है, इसका MRA 44। अगर आपके पास 1200 मिलियन टन थे इसके, तो बताइए ये कितना होगा? तो इट्स जस्ट अ क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा बेटा 44 इंटू 1200 डिवाइडेड बाय 100। तो बेटा यहाँ से आंसर मेरे पास आएगा, आई बिलीव जो मेरे पास आंसर आ रहा है वो 527 सब 44 इंटू 1200 डिवाइडेड बाय 100, ये हो जाएगा 528 एग्जैक्टली। राइट आंसर इज बी। Question number 16. In group 2 of the periodic table, the properties of the elements and the compounds showed regular change down the group. ठीक है, वो कह रहे हैं which property shows a decrease from magnesium to barium? यार magnesium to barium ionization energy decrease होती है, ठीक है, solubility decrease होती है, right? So right answer is D, because solubility of sulfates decrease हो रही है। हाइड्रोक्साइड्स की solubility increase होती है, इसलिए गलत। थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है, इसलिए ये भी गलत और ये भी गलत, क्योंकि थर्मल स्टेबिलिटी कार्बोनेट और नाइट्रेट दोनों की इंक्रीज होती है। When concentrated sulfuric acid is added to solid sodium bromide, bromine gas is produced along with the number of other products. However, when concentrated sulfuric acid is added to solid sodium chloride, only HCl and sodium hydrogen sulfate are produced. अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि जब आप concentrated सल्फ्यूरिक एसिड को सोडियम क्लोराइड से रिएक्शन करवाओगे तो वो एज एन एसिड बिहेव करेगा, क्योंकि वो हाइड्रोजन क्लोराइड बना रहा होता है, यानी क्लोराइड ऑक्सीडाइज नहीं हो रही होती इनटू क्लोरीन, और सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट सॉल्ट बना रहा होता है, राइट? तो कह रहे हैं व्हाट इज द रीजन बिटवीन दिस डिफरेंस? तो आप बताइए कि ब्रोमाइड आयन is a stronger reducing agent than chloride ion, because down the group reducing power of halide ions increases. तो हम यहाँ लिख सकते हैं down the group, और ये हमने लिखवाया हुआ भी है आपको, reducing power of halides ions increases, ठीक है। एक पॉइंट तो ये ध्यान में रखो, bromine is less volatile than chlorine. बेटा volatility has nothing to do with this reaction. Hydrochloric acid is a weak acid. बेटा हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो बन रहा है, तो रिएक्शन से उसका कोई ताल्लुक नहीं है, वो तो फॉर्म हो रहा है, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड इज नॉट एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बेटा concentrated sulfuric acid is an oxidizing agent. The right answer is D. The dative covalent bond can be represented by an arrow. The arrow points towards
द एटम रिसीविंग द लोन पेयर। ठीक है, ये बात अहम है। एरो पॉइंट्स टुवर्ड्स एटम रिसीविंग द लोन पेयर, व्हिच डायग्राम एन अमोनिया माइन इज करेक्ट। तो हमने अमोनिया माइन बताया आपको। हाइड्रोजन एक्चुअली लोन पेयर एक्सेप्ट करता है, हाइड्रोजन लोन पेयर एक्सेप्ट करता है, तो एरो की डायरेक्शन नाइट्रोजन टू हाइड्रोजन होनी चाहिए, तो ये बिल्कुल ठीक है। लेकिन आप जानते हैं कि जब नाइट्रोजन अपना लोन पेयर डोनेट करता है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, तो पॉजिटिव चार्ज किसके ऊपर है? तो राइट आंसर इज सी। Question number 19, sulfur dioxide can be catalytically oxidized by an oxide of nitrogen in the atmosphere. We have done 5-7 questions on this concept, by the way. Which reaction shows the regeneration of the catalyst? तो बेटा कैटलिस्ट कौन रीजनरेट कर रहा है? ये कर रहा है NO2। आप देखें ये करवाया था ना हमने आपको, NO2 सल्फर डाइऑक्साइड को ऑक्सीडाइज करके सल्फर ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट कर रहा है, खुद रिड्यूस होकर कन्वर्ट हो रहा है NO में। फिर इन द सेकंड स्टेप NO एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा, कन्वर्ट होगा NO2 में। तो देखें कैटलिस्ट रीजनरेट हुआ, तो D इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन 20, compound Y is treated with an excess of hydrogen gas in the presence of nickel catalyst. The product is fully saturated. Okay, so what we can do is कि हम इस स्ट्रक्चर को दोबारा से लिखते हैं और सैचुरेट कर लेते हैं। इसको यहाँ लिख लेते हैं और इसको सैचुरेट कर लेते हैं। ठीक है, अब इसको सैचुरेट करने के लिए हम क्या करेंगे? व्हाइट पेन से इसको सैचुरेट कर देंगे। सही है, सैचुरेट हो गया। अब सैचुरेट होने के बाद क्या होगा? वो कह रहे हैं आपसे नंबर ऑफ कायरल कार्बन एटम्स इन द प्रोडक्ट। कायरल कार्बन एटम्स के नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स डिटरमिन करो, कायरल कार्बन एटम डिटरमिन करो। तो बेटा ये कायरल कार्बन एटम, ये कायरल का, इट इज गोइंग टू बी द कायरल कार्बन एटम। सही है, इट इज गोइंग टू बी द कायरल कार्बन एटम, इट इज गोइंग टू बी द कायरल कार्बन एटम, इट इज गोइंग टू बी द कायरल कार्बन एटम, इट इज गोइंग टू बी द कायरल कार्बन एटम। ये कायरल कार्बन एटम नहीं हो सकती क्योंकि इसके साथ दो सिमिलर मिथाइल अटैच हुए हैं। तो टोटल कायरल कार्बन एटम्स आपके पास 1 2 3 4 5 आ गई। तो राइट आंसर इज गोइंग टू बी ए। ठीक है, आप ये भी देख सकते थे, आप ये भी तो कर सकते थे कि भाई, आप ये भी तो कह सकते थे कि भाई ये नहीं होगा क्योंकि 3 सिमिलर हाइड्रोजन है, ये नहीं होगा क्योंकि 2 सिमिलर हाइड्रोजन है, ये नहीं होगा 3 सिमिलर 2 सिमिलर हाइड्रोजन, 2 सिमिलर हाइड्रोजन, 2 सिमिलर हाइड्रोजन, 3 सिमिलर हाइड्रोजन, 2 सिमिलर हाइड्रोजन, 2 सिमिलर हाइड्रोजन, 2 सिमिलर हाइड्रोजन, 3 सिमिलर हाइड्रोजन, 3 सिमिलर, 3 सिमिलर, 2 सिमिलर अल्काइल ग्रुप, ये भी नहीं होगा। 2 सिमिलर हाइड्रोजन, 2 सिमिलर हाइड्रोजन, ये भी नहीं होगा। तो आप वो सारी डिटरमिन कर लें जो नहीं होंगी, जो होंगी वो आपके सामने आ जाएंगी। दैट्स हाउ यू कैन यूज दिस ट्रिक। ठीक है, which equation represents a valid propagation step in the chlorination of ethane? Valid propagation step in the chlorination of ethane. तो भाई chlorination of ethane ये था आपके पास, C2H6 क्लोरीन रेडिकल से रिएक्शन कर रहा था, कन्वर्ट हो रहा था C2H5 रेडिकल में और साथ में HCl बना था। फिर C2H5 रेडिकल दोबारा क्लोरीन से रिएक्शन करके कन्वर्ट हो रहा था C2H5 इसमें और क्लोरीन रेडिकल जनरेट हो रहा था। तो आप जानते हैं हाइड्रोजन रेडिकल तो जनरेट नहीं होता कभी भी फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन के अंदर, तो ये गलत हो गया। ठीक है, ये इसलिए गलत हो गया क्योंकि टर्मिनेशन स्टेज है, ये प्रोपेगेशन नहीं है ये। ठीक, आप जानते हैं कि हमेशा क्लोरीन रेडिकल या क्लोरीन मॉलिक्यूल रिएक्शन के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, राइट? तो इसका मतलब हाइड्रोजन रेडिकल तो इन्वॉल्व नहीं हो सकता ये वाला। ठीक है, ये भी गलत हो गया आपका। तो राइट आंसर क्या होगा आपके पास? बी होगा।
क्योंकि आप जानते हैं HCl बनता है, HCl बनता है, आप जानते हैं क्लोरीन रेडिकल यूज होता है, क्लोरीन रेडिकल यूज होता है। Malic acid is used in the food industry and for stabilizing drugs. It is the cis isomer of butane dioic acid. Okay. It is a cis isomer of butane dioic acid and has the structural formula of this. ठीक है, तो इसमें एक डबल बॉन्ड है यानी एल्कीन, और एक आपके पास है कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शन। वो कह रहे हैं व्हाट इज द प्रोडक्ट फॉर्म from these reaction of malic acid with cold dilute acidified manganate 79. That's so easy, guys. If we have COH group और आप उसको कोल्ड के MnO4 से रिएक्शन करवा रहे हैं तो वो डायोल बनाएगा, प्रोडक्ट ये बन जाएगी आपके पास। अब ये प्रोडक्ट इस तरह से भी तो लिखी जा सकती है, चेक करेंगे कहाँ लिखा हुआ है, COH CHOH CHOH COH, तो A is going to be the right answer। ठीक है, वो कह रहे हैं आपसे प्राइमरी हैलोजन एल्केन अंडरगो हाइड्रोलिसिस रिएक्शन वाया SN2 मैकेनिज्म। ठीक है, ये याद रखना, ये लिखा हुआ नहीं है लेकिन मैं बता रहा हूँ कि ये SN2 मैकेनिज्म होगा क्योंकि प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। वो कह रहे हैं व्हिच रिएक्शन वुड अकर मोस्ट रैपिडली इफ दे आर ऑल वार्म एट द सेम टेम्परेचर। लेकिन दो चीजें बताई हैं मैंने आपको, पहली कि RBr is more reactive than RCl, so more reactive है ये। इसका मतलब this will react rapidly, ठीक है, ये मेरा पहला पॉइंट हो गया। तो अगर RBr ज्यादा स्पीड से रिएक्शन करेगा तो ऑब्वियसली बेटा या तो आंसर ए होना चाहिए या फिर आंसर बी होना चाहिए, सॉरी यहाँ नहीं, या तो आंसर ए हो या आंसर बी हो क्योंकि RBr इसी के अंदर है। मेरा दूसरा वैलिड पॉइंट ये है कि आपके पास रिएजेंट दो हैं, एक NaOH और दूसरा वाटर। आप जानते हैं ये स्ट्रॉन्ग एल्कली है तो आयोनाइजेस इजीली, आप जानते हैं ये कोवलेंट बॉन्ड है तो आयोनाइजेस स्लोली। तो जाहिर सी बात है ये रैपिडली रिएक्ट करेगा, ये भी रैपिडली रिएक्ट करेगा, तो राइट आंसर क्या होगा? बी। ठीक है, ट्वेंटी फोर structural isomerism and stereoisomerism should be considered when answering this question. Colorless liquid exists as a mixture of two optical isomers. ठीक है, when heated with sodium hydroxide and ethanol, mixture of only two alkenes are formed, यानी elimination reaction हो रहा है guys। तो इस कंपाउंड में elimination reaction होगा जिसकी वजह से आपको दो alkenes मिलेंगी सिर्फ। So it is going to be very very tough। ऑब्वियसली मुझे वर्किंग के लिए जगह चाहिए तो मैं एक एक्स्ट्रा पेज ले लेता हूँ बेटा जहां मैं वर्किंग करके दिखा सकूँ आपको। स्क्वायर पेज ले लेते हैं, यहाँ इसको फिट कर देते हैं। ठीक है, अब हम ऑप्शंस पे डिस्कशन कर लेते हैं। चलो हम सबसे पहले बात करते हैं ए पे। अब ए को अगर मैं लिखूंगा तो वही इस तरह से लिखा जाएगा, CH3 CH2 CH Cl CH2 CH3। Elimination takes place from this carbon atom and this carbon atom, और क्योंकि ये दोनों कार्बन एटम सेम है तो एलिमिनेशन में सिर्फ आपको एक ही एल्कीन मिलेगी
एक से ज्यादा नहीं मिल सकती। तो डबल बॉन्ड आप किसी भी साइड से करवा लीजिए, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस, नाम भी सेम ही होगा। तो इसका मतलब यहां से सिर्फ एक ही एल्कीन मिली, इसका मतलब ये ऑप्शन हो गया गलत आपके पास। ठीक है, फिर उसके बाद आपके पास बी है। बी को हम इस तरह से लिख लेते हैं, CH3 CH2 CH2 CH Cl CH3। गाइस एलिमिनेशन दो तरह से होगी, इस कार्बन से भी हो सकती है, इस कार्बन से भी हो सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि आपको दो डिफरेंट एल्कीन्स मिलेंगी यहाँ, बल्कि दो एल्कीन्स मिलेंगी। जरा बना के देखते हैं। CH3 CH2, एल्कीन मैंने यहां बना दी बेटा, CH डबल बॉन्ड CH, और ये CH3। एक एल्कीन तो ये हो गई, और दूसरी ये भी तो बन सकती है, CH3 CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। तो बेटा इन दोनों को अगर मैं मिलाऊंगा तो मुझे 3 एल्कीन्स मिल रही हैं। ठीक है, और अगर मैं केयरफुली चेक करूं तो मुझे यहाँ पर 2 एल्कीन्स मिल रही हैं। कैसे मिल रही हैं 2 एल्कीन्स? मुझे इस तरह से मिल रही हैं कि ये सिस पेंटुइन है, ये ट्रांस पेंटुइन है, ये सिस पेंटुइन ट्रांस पेंटुइन, और ये पेंट वन। सही है। थर्ड देखते हैं, ये है आपके पास CH3 कार्बन CH3 H CH Cl CH3, राइट। तो एलिमिनेशन जो है वो इस कार्बन से भी हो सकती है, एलिमिनेशन इस कार्बन से भी हो सकती है। इसका मतलब आपको यहाँ पर भी दो डिफरेंट एल्कीन्स मिलेंगी। तो पहली एल्कीन देखो, CH3 डबल बॉन्ड CH3। ठीक है जनाब। और दूसरी एल्कीन बेटा यहां से मिलेगी आपको, CH3 CH CH डबल बॉन्ड CH2। बेटा नो सिस ट्रांस, बेटा नो सिस ट्रांस। इसका मतलब इसमें सिर्फ और सिर्फ दो हैं। सही है, इसमें सिस ट्रांस है, इसमें नहीं है। तो आपको दो चीजें चाहिए थी, आपको एक चीज चाहिए थी कि सिर्फ दो एल्कीन बने, जो कि इसमें दो एल्कीन बनी है, और इसमें सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म भी नहीं है। समझ आ रही है बात? तो राइट आंसर क्या होगा आपके पास? सी होगा। तो करेक्ट ऑप्शन है सी। 25, when warm water is added to halogen or alkane X, SN1 reaction occurs। जब SN1 reaction होता है, it basically takes place in tertiary alkyl halide। takes place in 3-degree alkyl halide। ठीक है, पढ़ लेते हैं। 1 क्लोरोब्यूटेन प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है, तो ये गलत हो जाएगा। 1 आयोडोब्यूटेन प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है, गलत हो जाएगा। अच्छा, let's read more another part of the question। silver nitrate is then added, yellow precipitate is formed। येलो प्रेसिपिटेट का मतलब होगा सिल्वर आयोडाइड इज फॉर्म। तो आप चेक करो आयोडाइड कहां पर है आपके पास। तो आयोडाइड आपके पास है बेटा सी में और डी में। तो राइट आंसर क्या होगा? डी, क्योंकि ये टर्शियल अल्काइल भी है और ये येलो प्रेसिपिटेट भी देगा आपको। ठीक है। 26,
Which alcohol will react with an acidified solution of potassium dichromate 6 to produce a ketone containing 6 carbon atom? Guys, we need to work on that. आप इसका स्ट्रक्चर बनाइए 2,2-dimethyl butane 1-ol CH3 CH2 C CH3 CH3 CH2 OH 1 2 3 4 ये हो गया 2,2-dimethyl butane 1-ol, राइट? तो बेटा ये तो प्राइमरी अल्कोहल है, ये ऑक्सीडाइज होकर किस पर कन्वर्ट होगा? कार्बोक्सिलिक एसिड में। वो कह रहा है कीटोन बनाओ, तो ये तो कीटोन बन ही नहीं सकता, या तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा, ये एल्डिहाइड बनाएगा। एल्डिहाइड बन गया ये, तो ये गलत हो गया। ठीक है, 2-methyl pentane 3-ol 2-methyl pentane 3-ol चलो 2-methyl pentane 3-ol बनाते हैं। 1 2 3 4 5 ये 3-methyl हो गया और 3-ol हो गया और 2-methyl कह रहे हैं, ये आ गया 2-methyl आपके पास। ये H, ये CH3, ये CH2, ये CH3 और ये CH। अब आप जानते हैं कि ये आपके पास क्या है? सेकेंडरी अल्कोहल। अगर आप इसको ऑक्सीडाइज करेंगे तो इट विल टर्न टू कीटोन। तो CH3 CH CH3 CO CH2 CH3 कीटोन तो बन गया, लेकिन वो कह रहे हैं 6 कार्बन एटम का कीटोन होना चाहिए। तो काउंट करो कार्बन एटम्स, 1 2 3 4 5 6, which means B is the right answer. Which statement about butanol is correct? Butanol is basically a ketone, all right? और कीटोन कभी भी डिहाइड्रेट नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन A is incorrect. Butanol gives positive test of iodoform. That's absolutely right. Oh my goodness, my bad. He's saying butanol gives positive result with tolerance reagent. It's absolutely incorrect. Butanol reacts with HCN by an electrophilic addition. It is actually nucleophilic addition reaction. The right answer is D. ठीक है, next question number 28. देखो, इथेनॉल है is used to make product R in 3-stage synthesis. आप सब जानते हैं जब इथेनॉल HCN से रिएक्शन करेगा साइनोहाइड्रिन बनाएगा, और साइनोहाइड्रिन का स्ट्रक्चर ये होता है CH3 CH OH CN। जब एसिड हाइड्रोलिसिस करोगे तो CN COOH में कन्वर्ट हो जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास। ठीक है, और जब तुम इस कंपाउंड को कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से ट्रीट करवाओगे तो ऑब्वियसली जो तुम्हारे पास प्रोडक्ट R है वो एस्टर बनेगा। ठीक है, कैसे पता चला एस्टर बनेगा? वो कह रहा है 2 molecules of Q to give 1 molecule of R plus 2 molecules of water। तो भाई अगर 2 molecules of Q आपस में रिएक्शन करके 1 molecule of R बना रहे हैं और साथ में वाटर बन रहा है, तो इसका मतलब एस्टर एंड वाटर आर फॉर्म, राइट? फिर वो कह रहे हैं, कंफर्म कर दिया उन्होंने हमें कि R has 2 ester functional groups। कंफर्म हो गया, एंड R does not react with sodium। इसका मतलब ना तो ये अल्कोहल होगा ना ये कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ R पूछ रहे हैं, तो मैंने आपको क्लास के अंदर इसको कहते हैं लैक्टिक एसिड, तो मैंने लैक्टिक एसिड से आपको साइक्लिक डाइएस्टर बना के दिखाया है।
मैंने ये कॉन्सेप्ट शेयर किया आपके साथ क्लास के अंदर, तो यू शुड नो कि ये कैसे बनेगा। तो चले हम बना के दिखा देते हैं आपको, हम बना देते हैं। यहाँ पर हमने आपको सिखाया था कि ये CH3 है, ये CH है, ये COOH है और ये OH है। आई बिलीव अब याद आ गया होगा कि मैंने कैसे लिखा था इसको। OH CH COOH CH3। अब आप जानते हैं कि यहाँ से OH, यहाँ से माय बैड, आप जानते हैं यहाँ से OH और यहाँ से H होगा, यहाँ से H और यहाँ से OH होगा। ये आपस में रिएक्शन करके वाटर बनाएंगे, इनफैक्ट 2 मोल्स ऑफ वाटर बनेंगे। प्लस आपके पास बनेगा CH3 CH, ये हो जाएगा CO, CO के बाद है बेटा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद है CH, फिर CH3, फिर आपके पास है CO, फिर O और फिर ये बन गया आपके पास साइक्लिक डाइएस्टर, दैट इज प्रोडक्ट R, जबकि R होगी। ठीक है, वो कह रहे हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला बताओ। जस्ट काउंट द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, 1 2 3 4 5 6 कार्बन एटम, राइट? We have 6 carbon atom in this. Let's count the hydrogen atom. 3 4 5 6 7 8, 8 hydrogen atoms हो गए। How many oxygens? 4। तो अगर मैं इसका, ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है गाइस, ठीक है। तो अगर मैं इसका एम्पेरिकल निकालूंगा तो मैं इसको हाफ कर दूंगा, तो एम्पेरिकल फॉर्मूला बनेगा आपके पास C3H4O2। चेक ये कहाँ लिखा हुआ है C3H4O2, तो C3H4O2 is basically B is the right answer। Question number 29, question number 29, question number 29 में क्या होगा? Ester ethyl butanoate can be hydrolyzed using excess dilute sodium hydroxide solution. So whenever an ester is hydrolyzed in alkaline medium, always alcohol and salt of carboxylic acid are formed, right? So ethyl butanoate का स्ट्रक्चर मैं लिख लेता हूं आप लोगों के लिए। ये ब्यूटानोइट लिखा मैंने आप लोगों के लिए, और ये इथाइल लिख लिया मैंने। अब जब इससे प्रोडक्ट बनेगी तो वो 2 बनेंगी आपके पास। एक बनेगी सॉल्ट ऑफ सोडियम ब्यूटानोएट, और दूसरी बनेगी बेटा इथेनॉल। चेक करें क्या इथेनॉल कहीं लिखा हुआ है? इथेनॉल तो नहीं लिखा हुआ कहीं पर भी। क्या सोडियम ब्यूटानोएट लिखा हुआ है? जी हाँ, बिल्कुल लिखा हुआ है। तो ए इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30, infrared spectrum of an organic compound is shown. Which compound could give this spectrum? Guys, it's very easy. ये आपके पास है, ये पीक आपके पास है, ये कार्बोनाइल की पीक हो गई, ये सी सिंगल बॉन्ड O की पीक हो गई, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड की पीक नहीं है, 3000 सेंटीमीटर इनवर्स वाली एब्सेंट है पीक, इसलिए गलत हो जाएगा। ये भी गलत है क्योंकि 3350 पे जो पीक होनी चाहिए अल्कोहल की वो भी एब्सेंट है, ठीक है। ये भी गलत है क्योंकि ओनली कार्बोनाइल एग्जिस्ट, सिर्फ कार्बोनाइल की पीक अपीयर होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो CO की भी पीक अपीयर हुई है, इसलिए ये भी गलत। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। ये भी गलत। अल्कोहल नहीं है मेरे पास, जस्ट होल्ड इन अ सेकंड प्लीज। इट्स वेरी कंफ्यूजिंग राइट नाउ। ये भी गलत हो जाएगा बिकॉज नो अल्कोहल पीक,
what's alcohol peak. तो बेटा एज पर इंस्ट्रक्शन ये आंसर आपके पास सी बनेगा, ठीक है, इसके अलावा कोई ऑप्शन बन नहीं रहा। 31 for complete combustion 1 mole of an organic compound X requires 2.5 mole of oxygen. Which compound could be X? यार इथेनॉल है, आप उसको ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाते हैं, कन्वर्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर में, तो यहाँ तो 3 मोल है, ये गलत हो गया क्योंकि वो तो 2.5 कह रहे हैं। फिर C2H2 है, आप उसको ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाएंगे, बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, टोटल 5 ऑक्सीजन है तो 2.5 हो जाएगा, तो ये सही हो गया। फिर इथेनॉल है आपके पास, आप इसको रिएक्शन करवाएंगे 2.5 ऑक्सीजन के साथ, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड में और वाटर में, सही है। तो देखिए ये 5 ऑक्सीजन एटम हो गए और 1 ऑक्सीजन एटम ये रहा, तो ये 6 हो जाएंगे टोटल, ये भी ठीक है। राइट आंसर इज बी। In which pair do both species have same number of electrons? There are same number of electrons in both the species. So obviously इसका एटॉमिक नंबर है 17, इसका भी एटॉमिक नंबर है 17, तो इसका मतलब इसमें दोनों में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 17 होंगे, तो ये स्टेटमेंट ठीक हो गया। इसका एटॉमिक नंबर 17, इसका एटॉमिक नंबर 18। अब क्लोरीन के ऊपर -1 चार्ज है तो 18 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 है तो इसके पास भी 18 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, तो ये भी ठीक हो गया। आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 तो इसमें 18 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19 है बट प्लस चार्ज की वजह से 18 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, तो ये भी ठीक हो गया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। For which reaction does the value of delta H represents both standard enthalpy change of combustion and standard enthalpy change of formation? तो आप जानते हैं combustion of carbon को represent कर रहा है और आप जानते हैं ये formation of carbon dioxide को भी represent कर रहा है। तो पहला स्टेटमेंट ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट combustion of carbon को represent कर रहा है, formation of carbon monoxide को represent कर रहा है, तो ये भी ठीक है। नो, जब कंबशन होती है तो वो कंप्लीट कंबशन होती है, राइट। कंप्लीट कंबशन में कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं बनता। एंथैल्पी चेंज ऑफ कंबशन इज बेसिकली द एनर्जी चेंज occur when 1 mole of substance is completely burned in the presence of excess oxygen. तो कंप्लीटली बर्न होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होना चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड should be formed in complete combustion ठीक है। तो राइट आंसर क्या बनेगा बेटा मेरा यहाँ पर? डी। 34 कह रहे हैं the temperature of a reversible gas phase reaction is increased. Which statements are always correct? More products is present at equilibrium. ऐसा तो नहीं है क्योंकि रिएक्शन अगर एक्सोथर्मिक होगा तो फिर मोर प्रोडक्ट्स तो नहीं बनेगी, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। फिर वो कह रहे हैं एवरेज स्पीड ऑफ द पार्टिकल इंक्रीजेस, दैट्स राइट। जब टेंपरेचर इंक्रीज करोगे काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, कोलिजन फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी, ये सही है बिल्कुल। कोलिजन फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी तो थर्ड स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक है। तो राइट आंसर इज सी। इसके बाद वो कह रहे हैं आपसे 3 samples of chlorine gas each contain 0.710 gram of chlorine. Each sample is reacted with a reagent. In the first reaction, sample is reacted completely with hydrogen gas. Okay, तो अगर सैंपल कंप्लीटली हाइड्रोजन गैस से रिएक्शन कर रहा है तो इसका मतलब इक्वेशन को इस तरह से बनना चाहिए।
ठीक है। फिर वो कह रहे हैं इन द सेकंड रिएक्शन अ सैंपल इज रिएक्ट कंप्लीटली विद कोल्ड NaOH। ठीक है, मान ली बात। तो जब सैंपल कोल्ड NaOH से रिएक्शन करेगा तो इक्वेशन ये बननी चाहिए, सही है। फिर वो कह रहे हैं इन द थर्ड रिएक्शन सैंपल इज रिएक्टेड कंप्लीटली विद हॉट NaOH। तो जब हॉट NaOH से रिएक्शन होगा तो फिर इक्वेशन को इस तरह से बनना चाहिए, 3Cl2 5NaCl प्लस NaClO3 प्लस CH2O। ठीक है। फिर वो कह रहे हैं आपसे विच मासेस ऑफ द नेम प्रोडक्ट वुड बी फॉर्म। वो कह रहे हैं एग्जैक्टली exactly 0.370 gram of HCl form in the first equation। Okay, let's find out कि सही भी कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं। बेटा हम सबसे पहले मोल्स ऑफ क्लोरीन निकाल लेते हैं। हमें मास दिया हुआ है 0.71, हम उसको डिवाइड कर देते हैं बेटा 71 से, तो हमारे पास मोल्स आ जाएंगे 0.01 मोल। सही है। अब आप जानते हैं कि इसमें 1:2 का रेशियो है, तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लूं तो मेरे पास मोल्स ऑफ HCl आ जाएंगे विच इज 0.02 मोल्स, राइट। और HCl का MR होता है 36.5। आई होप इट मेक्स सेंस टू यू। मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, जगह नहीं है मेरे पास। तो ये हो जाएगा बेटा मेरे पास 0.02 into 36.5 is going to be 0.73। 0.73 आ गया, इसका मतलब ये आंसर ठीक है। ठीक है, गौर से सुनिए, इन दोनों को डिवाइड किया मैंने तो मोल्स ऑफ क्लोरीन आ गए। अब क्लोरीन और HCl में 1:2 का रेशियो है, अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मोल्स ऑफ HCl आ जाएंगे, उसको MR से मल्टीप्लाई करूंगा तो मास ऑफ HCl आ जाएगा। ये मास ऑफ HCl वैल्यू हो गया इससे। ठीक है, फिर वो आपसे कह रहे हैं exactly 0.585 gram of NaCl form in the second reaction। ठीक है, तो मोल्स ऑफ क्लोरीन तो मेरे पास आ गए। अब मैं डायरेक्टली मोल्स ऑफ NaCl निकाल लेता हूं। आप जानते हैं 1:1 का रेशियो है, तो जो मोल्स क्लोरीन के होंगे वही मोल्स NaCl के हो जाएंगे, दैट इज 0.01। अब NaCl का MR कितना होता है? 58.01। इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 58.5 से, तो मेरे पास मास आ जाएगा 0.01 into 58.5, it's going to be 0.585 ग्राम। ये भी टैली हो गया, ये भी आंसर ठीक हो गया। इसके बाद आपके पास है बेटा एग्जैक्टली 0.975 ग्राम ऑफ NaCl in the third equation। तो बेटा आप जानते हैं मोल्स ऑफ NaCl कैलकुलेट करने हैं मैंने, तो आप जानते हैं 3:5 का रेशियो है ना, इस पे वर्किंग करनी पड़ेगी बेटा। आप जानते हैं क्लोरीन और NaCl में रेशियो क्या है? 3:5 का। अगर आपने क्लोरीन कैलकुलेट किया था इनिशियली 0.01 मोल, तो मोल्स ऑफ NaCl कितना हो जाएगा इस केस में? 0.01 into 5 divided by 3, it's going to be 0.0166। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 58.5 से, मल्टीप्लाई 58.5, तो इट्स गोइंग टू बी 0.975 ग्राम। 0.975 ग्राम। आप जानते हैं कि ये वैल्यू टैली हो गई इससे, इसका मतलब ये भी करेक्ट है। तो राइट आंसर इज
ए। इसके बाद है आपके पास सॉलिड बेरियम ऑक्साइड। सॉलिड बेरियम ऑक्साइड is added to some ammonium sulfate solution, ठीक है, and the mixture is warmed, okay, a piece of damp red paper is held over the mouth of the test tube, ठीक है, which observation would be made? पहली बात, barium oxide is a basic oxide. When any basic oxide react with any ammonium salt, then always ammonia gas is given off, which turns damp red litmus paper into blue. So damp litmus paper initially turns from red to blue. That's the right statement. A white precipitates form in the test tube. बिल्कुल सही बात है, जो बेरियम सल्फेट होगा वो white precipitates बनाएगा। कैसे, जरा देख लीजिए, आपके पास अमोनियम सल्फेट है और आपके पास बेरियम ऑक्साइड है, यहां से अमोनिया बन जाएगा, वाटर बन जाएगा और बेरियम सल्फेट बन जाएगा। बेरियम सल्फेट के व्हाइट प्रेसिपिटेट्स आएंगे आपके पास, ठीक है। अब ब्राउन गैस इज इवॉल्व ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग। ब्राउन गैस तो रिवॉल्व नहीं होती बेटा, अमोनिया गैस होती है, विच इज अ कलरलेस गैस। राइट आंसर इज बी। Which compound shows geometrical isomerism? तो आप जानते हैं ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देगा, क्योंकि सिमिलर ग्रुप सेम साइड पे होंगे तो सिस हो जाएगा, डायगोनली अटैच्ड होंगे तो ट्रांस। ये भी हाइड्रोजन सारे के सारे सेम साइड पे हो जाएंगे तो सिस, डायगोनली अटैच्ड हो जाएंगे तो ट्रांस। ये भी सेम साइड पर हो जाएंगे हाइड्रोजन तो सिस, डायगोनली अटैच्ड हो जाएंगे तो ट्रांस। तो राइट आंसर क्या होगा? ए, क्योंकि इससे इन दो ग्रुप्स को सेम साइड पे करेंगे तो सिस। इसी तरह से अगर हाइड्रोजन सेम साइड पे हो रहे हैं सिस, जहां सिस होता है वहां ट्रांस होता है, इसका मतलब ये तीनों करेंगे। क्वेश्चन नंबर 38, which pair of compounds may be distinguished from each other by testing with alkaline aqueous iodine? यार alkaline aqueous iodine का टेस्ट करने लगा हूं मैं, और मैं चाहता हूं कि मैं उसको डिस्टिंग्विश करूं। तो आप जानते हैं इथेनॉल gives positive test of iodoform, ये तो दे देगा, ये नहीं देगा, तो डिस्टिंग्विश हो जाएगा। फिर प्रोपेन टू ओल और मिथाइल प्रोपेन टू ओल, तो प्रोपेन टू ओल दे देगा, इसलिए क्योंकि उसमें CH3 CH OH ग्रुप एक साथ होगा। ठीक है, मिथाइल प्रोपेन टू ओल को देख लीजिए, मिथाइल प्रोपेन टू ओल, ये टर्शियल अल्कोहल बन गया, इसमें CH3 CO ग्रुप नहीं होगा तो डिस्टिंग्विश हो जाएगा, ये भी ठीक है। इथेनॉल में दे देगा और ब्यूटेन टू ओल में दे देगा, तो बेटा ये तो डिस्टिंग्विश नहीं कर सकोगे आप, ठीक है। ब्यूटेन टू ओल में क्यों देगा? क्योंकि CH3 CH OH एक साथ लिखा हुआ है, तो आइडोफॉर्म का टेस्ट पॉजिटिव आ जाएगा इस केस में, और इस केस में भी इथेनॉल तो देता ही देता है, ठीक है। Question number 39. The diagram shows an experimental setup which can be used in several different experiments. Which processes could be demonstrated by using the above experiment? यार आप जेंटल हीटिंग कर रहे हैं, फिर यहाँ पर स्ट्रॉन्ग हीटिंग कर रहे हैं, सिलिका, एल्यूमिना और बेक्ड क्ले इस्तेमाल कर रहे हैं, एक लिक्विड एक्स से मिनरल वूल सपोर्ट कर रहा है उसको, राइट, और यहाँ पर एक गैस कलेक्ट हुई है। तो जाहिर सी बात है आपने ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल तो नहीं किया, इसलिए क्योंकि आप कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को इस्तेमाल कर नहीं रहे, तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया कि नो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज यूज्ड। नो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज गिवन, ठीक है। अल्कोहल से एल्कीन बना सकते हैं आप, तो ये बिल्कुल सही है, डिहाइड्रेशन हो रही होगी, क्योंकि एल्यूमिना जो है वो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, और एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो होता है वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, तो डिहाइड्रेशन अल्कोहल से एल्कीन के लिए इस्तेमाल होती है।
क्रैकिंग ऑफ पैराफिन, ये भी बिल्कुल सही है क्योंकि आप हीटिंग कर रहे हो तो क्रैकिंग कर रहे होगे, तो राइट आंसर इज सी। फिर वो आपसे कह रहे हैं द एस्टर can be made in a school or college laboratory by a sequence of 4 reactions or fewer using compound Z and the only organic material. ओह बेटा ये आपके पास अल्कोहल का पार्ट है, तो मैं इस अल्कोहल को नाम दे देता हूं प्रोपेनॉल, ठीक है। और बेटा ये आपका एसिड का पार्ट है और इसको मैं नाम दे देता हूं प्रोपेनोइक एसिड, ठीक। तो बेटा प्रोपेनॉल को अगर आप ऑक्सीडाइज करेंगे तो प्रोपेनोइक एसिड बनेगा और फिर वो दोनों आपस में रिएक्शन करके ये बना लेंगे। ये स्टेटमेंट ठीक हो गया। एल्डिहाइड एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करेंगे तो प्रोपेनोइक एसिड बनेगा, वो प्रोपेनोइक एसिड इस प्रोपेनॉल से रिएक्शन करके ये वाला एस्टर बना लेगा, तो ये भी ठीक है। कीटोन कभी भी ऑक्सीडाइज नहीं होता तो ये एस्टर की फॉर्मेशन में इन्वॉल्व नहीं होगा एंड देयरफॉर बी इज द राइट आंसर। थैंक यू वेरी मच गाइस।